बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है बोर्ड की डेमो कॉपी और यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में आपको कॉपी कैसे भरना है वो पहले समझना है। फिर एक बेहतरीन कॉपी लिखने का सही तरीका क्या हो सकता है, यानी बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। जैसे आपके बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर जीवन परिचय कैसे लिखें, कितने पेजेस में लिखें, निबंध कैसे लिखें, कितने पेजेस में लिखें, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, साहित्यिक परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, सारी बातें आज इस कॉपी से गद्यांश पद्यांश के उत्तर कैसे देना है, गद्यांशों का संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, व्याकरण पार्ट कैसे लिखना है, पत्र का सही प्रारूप क्या होता है, पत्र कैसे लिखें, एप्लीकेशन कैसे लिखें। तो आज इस कॉपी को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। इस कॉपी में क्या क्या दोष हैं, क्या क्या कमियां हैं जो आपको सुधारनी है। इस कॉपी के माध्यम से आपको ये समझना है। नॉर्मल राइटिंग की लिखी हुई कॉपी है, बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग इसमें नहीं है कि बहुत ज्यादा इत्मीनान से बहुत अच्छी राइटिंग बनाई गई हो। कुछ त्रुटियां भी इसमें हो सकती हैं या कोई भी त्रुटियां नहीं हो सकती। फिलहाल मैंने भी अभी कॉपी कंप्लीट देखी नहीं है, बस आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ। आपके सामने चेक करूंगा तो धीरे धीरे सारी चीजें मैं उखाड़ता चलूंगा, सारी चीजें आपकी इसमें क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई, अब यहाँ पर इस बार ऐसे रोल नंबर आपको भरना होगा, कॉलम बन के आएंगे। जो भी रोल नंबर आपका होगा 10-12 कॉलम बन के आएंगे, तो ऐसे कॉलम में आपको डालना है। और हमेशा रोल नंबर कोशिश करें सकरा फॉन्ट बनाएं, यानी कि एकदम संकुचित अक्षर कर दें, लंबा लंबा सा कंडेंस्ड वाला, तो एक ही लाइन में आ जाए। ठीक, और यहाँ पर विषय डालना है, प्रश्न पत्र डालना है, और ये भी सही है, दिन और दिनांक और पाली। फिर यहाँ पर जो भी आपका कॉलेज का नाम है, केंद्र का नाम है, वो डालना है। कॉलेज का नाम आपका नहीं डालना, यानी जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे हैं वहाँ का आपको डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, आपको स्केल ले ही जानी है। एक अच्छा सा बोल्ड ब्लैक पेन ले लेना है, चाहे आप बोल्ड ब्लैक पेन में आप एक स्केच ले सकते हैं, जैसे लग्जर का स्केच आता है 3 रुपए वाला। मेरा मानना यह है कि उससे थोड़ा सा कॉपी में थोड़ा सा सुंदरता बढ़ जाती है, थोड़ी सी सुंदरता। प्रश्नोत्तर संख्या हमेशा हमेशा पहली बात का ध्यान रखना है, प्रश्नोत्तर संख्या बिल्कुल भी गलत नहीं होनी है। खंड का अगर आप कर रहे हैं तो जो प्रश्न आपको पहले आता है वो प्रश्न पहले करना है। ठीक है, भले ही खंड का के सबसे पहले आ रहे हो तो खंड का के निपटा दीजिए, खंड खा के आ रहे हो तो खंड खा के निपटा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे जिस खंड को आपको शुरू करना है बस उसी खंड के सारे करना है। आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन एक सीरियल बना होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इन्होंने 5 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सामान्य हिंदी के आते हैं, साहित्यिक हिंदी दोनों में आते हैं। पेपर यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि जल्दी से हम कॉपी ही दिखा देंगे आपको। तो खंड का में कैसे प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, गद्यांश वाले आते हैं, पद्यांश वाले आते हैं, खंड काव्य आता है। ठीक है, खंड का में ये रहता है और कहानी इत्यादि आती हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि खंड का ये थोड़ा सा इधर बढ़ा हुआ लिखा है, यहाँ बीचों बीच में आपको खंड और प्रश्नोत्तर संख्या, वैसे जो ये वाला एरिया है यहाँ पर आपको हमेशा डालना चाहिए प्रश्नोत्तर संख्या। सपोज दैट मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है एक आपका सही तरीका यही है। अब यहाँ पर देखिए खंड का ऊपर डालिए, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालिए, फिर लिखना प्रारंभ कर दीजिए। तो ये तरीका सही वाला ये भी है, बहुत जबरदस्त तरीका है, क्योंकि खंड का हमेशा ये जो कॉलम आपको इधर और इधर दिए जाते हैं ये प्रश्नोत्तर संख्या और के लिए ही दिए जाते हैं। हाशिया क्यों खींचा जाता, इधर आप क्रम डाल सकें। ठीक, लेकिन आप यहाँ डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यह भी एक बेहतरीन तरीका होगा। तो इन्होंने यहाँ पर 5 सही कर दिए, तो 5 यहाँ पर इनको मिल गया। ठीक, चलो भाई 5 अंक यहाँ पर मिल गए। थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना, देखो इस कॉपी के माध्यम से हमारा उद्देश्य बस ये है आपको सही राह दिखाना, और आप इस कॉपी को बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, भाई पढ़ाई करना बड़ी बात
चीजों को रटना बड़ी बात नहीं है, कॉपी को अच्छे तरीके से लिखना बड़ी बात है। राइटिंग सुंदर होना भी बड़ी बात नहीं भाई, आपकी राइटिंग अच्छी रही है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आपका तरीका जो है वो सही होना चाहिए। मायने वो रखता है कि तरीका आपका क्या है। कॉपी लिखे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या डालने का तरीका क्या है, सही तरीका अपनाइए, सही प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, तो आपकी कॉपी एग्जामिनर देख के खुश भी हो जाएगा और खुशी में एक आध अंक जो काटने वाला होगा वो काटेगा भी नहीं, है ना। तो सिंपल सी बात है। दूसरे पेज में देखते हैं 5 प्रश्न और लिखने होते हैं, चाहे तो आप ये 5 दोनों यहीं पर कर सकते हैं, बट सही है अलग अलग कर दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 2 से इन्होंने 5 यहाँ पर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर कल काशी लिखना चाहिए लेकिन इन्होंने कल काशा लिख दिया था। तो मामला ये है भाई, कल काशी और कल काशा, अब यहाँ पर वर्तनीय शुद्धिकरण हो गई, तो एग्जामिनर चाहेगा तो आधा अंक यहाँ पर काट सकता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर सही है, उत्तर नंबर भी सही है, लिखने में त्रुटि है, तो यहाँ पर मेरा मानना है एग्जामिनर को अंक नहीं काटने हैं। क्योंकि यहाँ पर जब प्रश्नोत्तर संख्या आपने सेकंड सही डाल दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने प्लस और ये सजा दिया, आप सजा सकते हैं, लेकिन हमेशा आप बहुत सारे बच्चों में ये कमी रहती है कि ये जो अंग्रेजी के मार्क्स हैं, ये जो अंग्रेजी के फॉन्ट होते हैं वो निचली लाइन में लिखते हैं और हिंदी वाले ऊपरी लाइन में, ठीक है। तो आप ये कोशिश करें कि बराबर आना चाहिए। जो यहाँ जैसे ये वाला जो फॉन्ट है, ये वाला है, ये थोड़ा सा इस लाइन से सटा हुआ, इसी के लेवल में आपको रखना है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी तरीका सही है। बार बार आपको खंड नहीं डालना है, क्योंकि खंड तभी डालिए अगर आपने खंड का के बाद खंड खा का कोई एक प्रश्न कर दिया तो खंड डालना जरूरी है। लेकिन हमेशा आपको बोर्ड के द्वारा भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भैया आप जिस खंड को उठाएं, ठीक है भैया बिटिया, जिस खंड को उठाएं उसी खंड को फिनिश कर दें, फिर अगले खंड को उठाएं तो उस खंड को फिनिश कर दें। बस क्रम आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम आप चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो चौथा प्रश्न मान लीजिए पहले आता तो आप पहले जो आता वो पहले करिए, लेकिन खंड का मिक्सचर मत करिए, क्योंकि आपके खंड आ और बादो होते हैं, तो खंडों को मिक्सचर मत करिए, खंडों को अलग अलग ही रहने दीजिए और बाकी खंड वाइज आप प्रश्नों के क्रम बदल सकते हैं, लेकिन 2 खंड एक में मिक्सचर करके बराबर लेके मत चलिए, ये हमारा मानना है, ठीक है। और हो सके तो क्रमबद्ध तरीके से सीरियल से सारी चीजें आप लिखिए। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पर फिर आता है भाई प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब ठीक है, तरीका ये भी सही है, थोड़ा सा अच्छे से और लिखते तो ठीक था। राइटिंग नॉर्मल है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये एक लिखा है, कहते हैं ... अथवा ही तो है। अब हमारा मानना ये है कि आप अथवा वाला लिख रहे हैं तो अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अथवा ऐसे लिख दीजिए कि अथवा के बाद वाला हमने लिखा है, ठीक। तो ठीक है, अब इस समझाने के लिए अच्छा है। ये आद्यंत इसलिए लिखा जाता है ताकि एग्जामिनर को ये समझ आए कि 2 गद्यांशों में से आपने कौन सा गद्यांश किया है, तो इससे एग्जामिनर को बड़ी सरलता मिलती है, ठीक। अब यहाँ इनको संदर्भ लिखना था भाई, बहुत अच्छा काम ये भी किया। तो संदर्भ देखो, ये एरो जो है ये गलत तरीका है, ठीक है, ये बैड मैनर है। कॉपी में कभी एरोज का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब वो क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि एरो यहाँ लिखने कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट के बाद तुरंत आपका लिखना चालू करिए, ये भी एरो गलत है। तो यहाँ पर इस कॉपी में ये भी आपने देखा कि ये त्रुटि है। तो क्या इससे अंक कटते हैं? नहीं, हर जगह अंक नहीं कटते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी बुद्धिमानी यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं लेखक, और अशोक के फूल। अब देखो, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी अंडरलाइन या बोल्ड से लिखना है और इसके पाठ का नाम भी बोल्ड से लिखना है, तो यहाँ 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। बोल्ड करने से क्या होगा, देखो एग्जामिनर को क्या चाहिए कि कम समय में ज्यादा कॉपियां चेक करे, ठीक है। तो वो कब ज्यादा कॉपियां चेक करेगा, जब आप एक सही तरीके से उसको हर चीज को उसको बार बार ये ना समझना पड़े कि आपने लिखा क्या है, कौन से प्रश्न का उत्तर दे दिया है। सीरियल से सब होगा तो सब सही हो जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, इन्होंने बीच में ही पूरी हेडिंग बना दी है, ये सही तरीका नहीं है,
क्यों? क्योंकि यहाँ से इनको एक हेडिंग बनानी चाहिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, यहाँ पर लिख करके डैश लगा के यहाँ लिखनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तरीका हम बता रहे हैं, अंक नहीं काट रहे हैं। अंक तरीकों से नहीं कटते हैं, बट वही है कि उत्तर सही है तो अंक जरूर मिलेंगे। लेकिन यार आकर्षण भी कोई चीज होती है। आप गोरे हैं तो क्या आप बालों को नहीं खींचेंगे हैं? मान लीजिए आपको सब कुछ आता है तो क्या आप अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे? आप थोड़ा गड़बड़ तरीके से लिखेंगे तो भी आपको अंक मिल जाएंगे। लेकिन अभी एक एग्जामिनर को बाद माथा पच्ची करनी पड़ जाए आपकी कॉपी में, तो अंत में जाकर के निबंध में आपके अंक 1-2 अंक कम कर देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हैं? तो इसलिए ये काम करना आवश्यक होता है। ये एरोज आपको नहीं लगाने हैं, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 अंक मिल गए और यहाँ पर भी 2 अंक मिल गए। हाँ ठीक है, और हो सके तो ये वाले यहाँ पर उठा के डालिए और ये एक गद्यांश सही तरीके से गद्यांश को बनाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लेखक कहना चाहता, तो यहाँ पर भी 2 अंक सही हो गए। तो अब अंक तो नहीं कट रहे हैं इनमें, ठीक है, अंक तो नहीं कट रहे और ऐसे ही सरसरी नजर से ही देख के कॉपी चेक होती। ये मत समझिएगा कि पूरा एक एक अक्षर एक एक फॉन्ट पढ़ा जाता है, एक एक फॉन्ट पढ़ा जाता है, लेकिन वो गलत होगा तो निगाह, जैसे ये सिद्ध गलत है, यहाँ पे इन्होंने कलम चलाया डबल तो हमने सोचा भाई हमारी निगाह यहाँ पर चली गई, हालांकि सही है लेकिन निगाह तो गई यहाँ पर। तो जो कहीं पर गड़बड़ी होगी तो निगाह ऑटोमेटिक एक शिक्षक की पहुंच ही जाती है। ठीक, तो ये काम आपको नहीं करना है एरो वाला, बाकी सही है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 4 आई है तो हम चाहेंगे हमेशा नए पेज से प्रारंभ करें। क्या करें? नए पेज से प्रारंभ करें। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये यहाँ पर आपका आधा पेज यूज हो गया है। अब इस प्रश्नोत्तर संख्या 4 को एक नए पेज पे ले जाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। ठीक, चलो अब यहाँ पर इन्होंने काव्य का एक व्याख्या की है। संदर्भ इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य उर्वशी से संकलित उर्वशी शीर्षक कविता से उद्धृत है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, उर्वशी से ही संकलित है, उर्वशी से ही लिया गया, तो 2 अंक यहाँ पर भी मिल जाएंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि सही तरीका पद्यांश हल करने का, गद्यांश हल करने का आपको पता चल रहा है। फिर वही वाला एरो वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और चारों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, तो यहाँ पर इनको पूरे अंक मिल जाएंगे। थोड़ा आप ये देखिएगा कि इन्होंने इधर को टेढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ में तो टेढ़ापन नहीं आया है, कुछ में इधर को हो गया है। तो एक तरफ आप टेढ़ा लिखिए, सारे तरफ को मत लिखिए। ठीक है, पद्यांशा देखो लिखा है, पद्यांशा लिखा है, तो यहाँ पर 1 अंक भाई जा भी सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से स्पेलिंग नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह की त्रुटि भी आपको नहीं करनी है। अब यहाँ आता है जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय। सामान्य हिंदी वालों को साहित्यिक परिचय लिखना होता है और साहित्यिक हिंदी वालों को जीवन परिचय लिखना होता है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखा, देखो प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल सही। फिर उन्होंने लिखा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, बिल्कुल सही। इन्होंने बता दिया कि हम किसका साहित्यिक परिचय लिखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो बिंदु और सजावट है, ये सजावट करने की विशेष जरूरत नहीं है, फिर भी बहुत सारे बच्चे करते हैं तो अच्छा है। फिर एक ये फ्लो चार्ट बनाना है, जन्म, जन्म स्थान, कार्य, प्रारंभिक शिक्षा, लेखन शैली और मृत्यु जो भी है वो सब लिख देना। अब चूंकि एग्जामिनर यही देख के आपको अंक दे देता है कि अगर ये सही है तब तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि ये सही है, तो आपने जीवन परिचय तो सही लिखा ही होगा जब ये सही कर लिया। ठीक, तो अब यहाँ पर जीवन परिचय सही है, हो गया। ठीक है, फिर यहाँ साहित्यिक परिचय हेडिंग डाला इन्होंने, क्योंकि साहित्यिक परिचय लिखना है। और फिर यहाँ पर देखो इन्होंने ये चीजें बहुत अच्छी की हैं कि इन्होंने हाईलाइट कर दिया, लेकिन अंडरलाइन लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे नो अंडरलाइन, नो अंडरलाइन। क्योंकि अंडरलाइन यहाँ इसलिए मत करिए क्योंकि आप गद्य लिख रहे हैं, गद्य में अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आप बोल्ड ब्लैक से लिख दें। ठीक है, बोल्ड ब्लैक से सारी चीजें लिख दीजिए कि उन्होंने, इससे क्या होता है एक चीज हाईलाइट कर देते हैं आप, एग्जामिनर समझ जाता है और बस अंक दे देता है। तो 5 अंक यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन जब आपकी रचनाएं भी सही होंगी तो। अब देखो इन्होंने कृतियां डाली, तो जो हेडिंग डाली, मेन चीज हेडिंग में ही गलती मत करिए, कृतियां में बिंदु लगेगा, हेडिंग में ही गलती आ गई तो हेडिंग में तो खासकर ध्यान रखना है कि हेडिंग्स में गलती मत करो, क्योंकि हेडिंग्स आप हमेशा बड़ी लिखते हैं, मोटी लिखते हैं और ये बहुत जल्दी दिखती है।
तो यहाँ पर इनमें गलती नहीं करनी है, हेडिंग्स में। हेडिंग्स चूंकि मैंने बताया ना, मोटी हेडिंग्स होती है, बड़ी होती है और तुरंत आप गलती आपकी दिख जाती है। यहाँ पे तो गलती छिप सकती है लेकिन इनमें गलती दिख जाएगी, इसलिए। और रचनाएं जितनी आती हो, अब यहाँ रचनाओं में फर्स्ट सेकंड या फिर ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें आप एरो का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दें तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ पूरा हो। फिर एक कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देना होता है, फ्लो चार्ट आराम से बना दिया है, ठीक है। खा है, अब देखो एक गलती हुई, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा यहाँ डाला, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं डाला है, यहाँ पे ये इन्होंने नहीं डाला कि 5 का एक का है, खा है, फर्स्ट है, सेकंड है, क्या है। देखो हमेशा साहित्यिक परिचय में एक चीज ध्यान रखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या तो होती है 5, इसके बाद उसमें आता है का और खा, क्योंकि का लेखकों का और खा कवियों का। तो का में भी आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और खा में भी आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बट आपने नाम डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि जो नंबर्स आप क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, नंबर्स आप क्वेश्चन हैं, तो वो जरूरी है डालना, वो बड़ी चीज होती है, ठीक। तो इन्होंने यहाँ पर नहीं डाला, यहाँ पर डाल दिया है ये वाला, और फिर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं डाला कि किसका वाला है, तो नाम डाल दिया, नाम काफी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए साहित्यिक परिचय लिख दिया इन्होंने, और बाकी चीजें देखो यहाँ पर थोड़ा सा है क्योंकि अंडरलाइन इन्होंने नहीं किया है, केवल काले से लिख दिया है मेन चीजें, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और हमेशा देखिए पैराग्राफ इनका गड़बड़ बना है, पैराग्राफ हमेशा बराबर बनाइए, जैसे इसकी बराबरी में आप लिखते चले आइए, तो नीचे वाला भी इसकी बराबरी में ही पैराग्राफ आपको बनाना है। पैराग्राफ बनाते समय हमेशा कैसे पैराग्राफ बनाते हैं, ये वाला जब इसकी लाइन खत्म हो जाए, अगली लाइन शुरू करो, तो यहाँ से एक शब्द छोड़ के यहाँ से शुरू करो, फिर यहीं से लिखना प्रारंभ कर दो। पैराग्राफ जैसे आपका किताब में देखिए कैसे छपा होता है, वैसे ही आपको लिखना होता है, ठीक है। आप किताब जैसे थोड़ी छाप पाएंगे, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक सामने होना चाहिए। इधर कभी भी लाइन मत खींचिए। रचनाएं यहाँ डाल दी, रचनाएं के बाद 2 लाइनों का गैप, ये लंबा गैप। और एक अगला चीज बहुत अच्छी ये चीज है कि इन्होंने नया प्रश्नोत्तर संख्या एक नए पेज से प्रारंभ कर दी, ठीक है। ये नया पेज है, बहुत बढ़िया। ध्रुवयात्रा कहानी का उद्देश्य 80 शब्दों में, ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा है, 5 अंक यहाँ पर भी मिल गए, और 5 अंक इनके जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में यहाँ पर भी मिल गए। अब ध्रुवयात्रा कहानी देखो, कहानी में आपको 80 शब्दों में कहता है, तो एक पेज बहुत है, एक पेज में आपके 80 शब्द हो ही जाते हैं, ठीक। अब थोड़ी सी कहानी इनकी इस पर आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, नया प्रश्न आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना पेज बचाना भी उचित नहीं है कि इतना पेज आप छोड़ के नया प्रश्न डालें। हाँ, अगर यहाँ पर यहाँ तक आपका लिखा होता पिछला वाला, तो यहाँ से अगला नए पेज से प्रारंभ कर देते, ठीक है। लेकिन बोर्ड का तरीका यही है कि आप अगला नया प्रश्न हमेशा नए पेज से ही प्रारंभ करें। तो यहाँ पर इन्होंने हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं लिखी हैं, ये खंड काव्य है। तो इन्होंने आदर्श पुत्र महाराज साम्राज्य के संस्थापक, देखो हम क्या देख रहे हैं, हेडिंग देख रहे हैं, ठीक है, हेडिंग देख रहे हैं। तो ये यहाँ से हेडिंग अभी यहाँ से ये चीजें यहाँ से लिखनी चाहिए थी, ये सब बढ़ा के इधर लिखना चाहिए, ये इधर बढ़ा के लिखना चाहिए, ये यहाँ बढ़ा के लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है, हेडिंग बिल्कुल एक अलग अलग टाइप से बना दिया है, ठीक है, बट बढ़ा के लिखना चाहिए। ये क्योंकि मैं आपको बताने के लिए यही आया हूँ कि त्रुटियां आपकी जो है वो सही हो जाए, और मैं पूरे वर्ष में कई बार आपको ये सारी चीजें कई कॉपियों के माध्यम से समझाता हूँ। तो मेरी जितनी भी कॉपियां आए, सब में त्रुटियां, सबके गुण और दोष जरूर देखें, ठीक है, इससे निखार आता है आपके एग्जाम में, ठीक। तो इन्होंने 2 पेजेस में डाल दिया, लेकिन 80 शब्दों में कहता है, आपको छोटा छोटा लिखना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना है, ठीक। तो 3 हेडिंग्स यहाँ डाल दी, 3 हेडिंग्स यहाँ, इसमें कम लिखते तो क्या दिक्कत थी, हैं? तो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि इतना ज्यादा लिखें, अब इन्होंने बहुत ज्यादा लिख दिया है। इस तरह अगर एग्जाम में बोर्ड में बैठ के लिखेंगे तो बहुत टाइम खराब होगा आपका, ठीक है। टाइम बचाइए, क्योंकि आपको अगले प्रश्न भी अटेंड करने होते हैं। फिर नया प्रश्न नए पेज से, ठीक है। अथवा वाला इन्होंने लिखा है गद्यांश का, संस्कृत गद्यांश का अनुवाद आपको कैसे करना है। इसमें 2 अंक भैया संदर्भ के होते हैं, संदर्भ के 2 अंक हैं, तो 2 अंकों का संदर्भ आप जरूर लिखिए, नहीं तो 2 अंक के चले जाएंगे, ठीक। और 5 का ये अनुवाद होता है,
ठीक है, तो जितना होगा उतना करना होगा, इसमें कोई शब्द सीमा होती ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है, श्लोक का हिंदी अनुवाद, यहाँ पर भी संदर्भ जरूरी है। ठीक है, और यही चीज है कि यहाँ पर इधर बढ़ा के लिखना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 आता है और एक मुहावरा अथवा एक लोकोक्ति का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होता है। तो बहुत बढ़िया तरीका ये है, अब चूंकि ये, अब देखो ये नीचे लाइन में इन्होंने एक संख्या नीचे लाइन में डाला, लिखा ऊपर लाइन में है, ये संख्या भी ऊपरी लाइन में यहाँ पर पढ़नी चाहिए। ठीक, तो बिल्कुल अनपढ़ और ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 2 अंक मिल जाते हैं, एक इसका एक वाक्य प्रयोग का। और फिर है 10 नंबर, ये सत्य है, ये अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश है तो बिल्कुल ऐसे ही अपठित गद्यांश 2 आए तो जो लिखिए तो आद्यंत उसका लिखना जरूरी है। या फिर यहाँ पर आप एक थोड़ा सा लिखिए अपठित गद्यांश के प्रश्नोत्तर, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश यहाँ ब्रैकेट में लिख करके फिर नीचे से लिखें तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने लिख दिया है और 5 अंक के हकदार यहाँ पर भी बनते हैं, क्योंकि 5 अंक यहाँ पर भी दे दिए जाते हैं, 5 अंक का आता है, सब कुछ सही होता है। तो फिर 11 नंबर प्रश्न आता है और आभूषण, अच्छा ये अनेक, ये जो है ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है, तो बिल्कुल जो सही है यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरह लिखिए, फर्स्ट का डी सही है कि फर्स्ट का ए सही है, एरो वाला मामला यहाँ पर भी गड़बड़ है। यहाँ पर कैसे लिखना चाहिए इनको, यहाँ पर लिखना चाहिए प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे यहाँ लिखा था तो यहाँ लिखते फर्स्ट और फिर यहाँ पर एक डैश लगा दो और फिर यहाँ पर लिख दो, या फर्स्ट यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए था, फर्स्ट और ये सेकंड, फिर यहाँ ABCD लिखना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ ना लिख करके आपको ये काम कर लेना है, ऊपर फर्स्ट और सेकंड, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का फर्स्ट, फर्स्ट का डी और 11 का सेकंड, सेकंड का ए, ऐसे लिखते तो बहुत अच्छा ये और ठीक रहता। ठीक है, और ठीक रहता, हम ये बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अनेकार्थी आया है तो यहाँ पर सही है, अनेकार्थी कनक का लिखा है, कनक का लिखा है, खा का फर्स्ट ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 अंक मिल गया इनको। अब यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा, पिपासु अगणी, तो यहाँ पर भी वही करना चाहिए था, यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड डाल के यहाँ पर बी और डी ब्रैकेट में करके लिख देना चाहिए था, उत्तर ये वाला नहीं लिखना चाहिए, तो ये थोड़ा सा एक और अच्छा तरीका होता। ठीक, तो चलिए ये भी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, वाक्य को शुद्ध करना है, तो केवल यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य लिखना है। तो ठीक है, हाँ वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक हैं, सही है। अब 10 रुपए में क्या आता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, रस छंद अलंकार को कैसे आप मैनेज करेंगे, रस छंद अलंकार को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 12 का काक करुण रस आया है, पहले परिभाषा लिख दीजिए, स्थायी भाव लिख दीजिए, उदाहरण लिख दीजिए। प्रश्न कैसा पूछ रहा है उस पर डिपेंड, अगर कहता है स्थायी भाव लिखते हुए तो तीनों चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं और 2 अंक यहाँ पर मिल गए। ठीक, जहाँ विभाव, विभावन भाव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। हाँ, अब यहाँ देखिए, जहाँ भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ स्थायी भाव, यहाँ पर ये परिभाषा बहुत अच्छी नहीं है, परिभाषा ऐसे लिखनी चाहिए, जब शोक नामक स्थायी भाव, विभावन भाव, या फिर लिखते शोक नामक स्थायी भाव, विभावन भाव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो ये वाला यहाँ पर इनको फिट करना चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ पर इन्होंने एक गलती की है, तो परिभाषा इनकी सही नहीं है, तो 1 ही अंक मिलेगा उदाहरण के लिए। समझ गए आप? हाँ। अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 12 का खा, अलंकार में इन्होंने संदेह अलंकार परिभाषा लिख दी, जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है तो संदेह अंत तक बना रहता है, वहाँ संदेह अलंकार बिल्कुल सही, सारी बीच नारी है कि नारी बीच, स्पष्टीकरण इन्होंने दे दिया है। स्पष्टीकरण आप दे दें तो बहुत अच्छा है, 4 चांद आप लगा रहे हैं, और ना दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्पष्टीकरण आप दे दीजिए, मेरा ये मानना है। ठीक, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं है। फिर 12 का गा कुंडलिया छंद है।
अब यहाँ देखिए एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, दोहा और अंत में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी से अंत होता है। दोहे का जो चौथा चरण होता है वही रोला का प्रथम चरण बनता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 1 अंक यहाँ मिल गया। फिर उदाहरण रहिए लटपट काट दिन भर घाम में सोई। अब चूंकि यहाँ पर मात्राओं का खेल होता है तो मात्राएं जरूर निकालिए। तो देखते हैं 24 मात्राएं हैं क्या। तो 2 2 4 4 8 3 11 2 13 2 15 4 19 2 21 3 24 मात्राएं हैं। ठीक है, तो 1 अंक यहाँ पर भी उदाहरण का मिल जाता है। इनका ये कंप्लीट हुआ। अब देखो भैया, अब देखो मेन आता है ये पत्र। जब आता है तो आपको 6 अंक में पत्र आता है। तो इसमें 2 और प्लस 4 बराबर 6 ऐसे लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि भैया 2 अंक फॉर्मेट सही होने का और 4 अंक लिखने का कि आप कैसा लिख रहे हैं। तो उन्होंने लिखा सेवा में अधिशासी अभियंता नगर पालिका, विषय गंदगी और सड़कों की समस्या महोदय। अब यहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो कॉमा नहीं लगाया। मैं आपका ध्यान हमारी बस्तों लिख दिया है। मैं व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ इस नवीन बस्ती को। बसे हुए 8 वर्ष हो गए किंतु अभी तक। तो इस तरह पूरा पढ़ा जाएगा ये, चूंकि पत्र होता है। और सधन्यवाद हमेशा ये देखिए, यहाँ से सधन्यवाद लिखने के बाद ये भवदीय यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर क्योंकि इस लाइन में नहीं लिखा जाता, फिर आबासा यहाँ लिखा जाता है। तो भाई इनका बहुत अच्छा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भाई 1 अंक जरूर कटेगा। 5 अंक ही ये पाएंगे, क्योंकि एक त्रुटि यहाँ पर भी है, कॉमा भी कम लगाया है। चलो कॉमा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ये वाला किच पिच कर दिया है यहीं पे और ये दिनांक वगैरह डाल दी है, तो थोड़ा सा ये वाला यहाँ पर लिखना चाहिए था बढ़ा के। ठीक, चलो आधा अंक ही दे देते हैं, आधा अंक ही काटते हैं, ज्यादा नहीं काटेंगे, क्योंकि हम दया दृष्टि दिखाने वाले एग्जामिनर होते हैं। क्या करें, कोई दिक्कत है नहीं, अंक मिल जाएंगे आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मेन चीज यहाँ पर 9 अंक आते हैं। 2 + 7 = 9 ऐसे लिखा होता है निबंध लेखन में। क्यों लिखा होता है? क्योंकि 2 अंक की रूपरेखा और 7 अंक का निबंध का मिलता है मामला। अब यहाँ पर 2 अंक की रूपरेखा है। रूपरेखा इन्होंने बताया। अच्छा अब ये देखो प्रश्नोत्तर संख्या डाली, ये नहीं डाला कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा कर रहे हैं, वो भी डालना चाहिए। इन्होंने खैर लिखा है, अच्छा हेडिंग ये लिखी है कि ऐसे डाल के हो जाएगा। मतलब इन्होंने टॉपिक यानी शीर्षक का नाम लिख दिया है, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा इन्होंने निबंध लिखा है। रूपरेखा इन्होंने बनाई, प्रस्तावना, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, उपसंहार। ठीक भाई, तो प्रस्तावना इन्होंने शुरू कर दी। अब इतना बड़ा इन्होंने निबंध लिखा है, इतना बड़ा लिखा है, ठीक है। सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं पत्र लेखन और निबंध में अंक कटने के, क्योंकि निबंध अगर सही शब्दों में शुद्ध रूपरेखा के साथ नहीं लिखा है और कुछ इसकी पेज सीमा भी होती है, कम लिखते हैं तो भी अंक कट जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ देखिए इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है। ज्यादा लिखने से अंक नहीं कटते हैं, लेकिन कम लिखने से जरूर कट जाएंगे। अभी इतने पेजेस में इन्होंने लिखा है, तो चलो इन्होंने घर पे कॉपी लिखी, तो चलो भाई कितना भी लिख सकते हैं, बट आपको एग्जाम में कॉपी लिखनी है। और बड़ी गलती यहाँ पर कर दी, यहाँ पर इनको रोल नंबर डालना चाहिए, वो नहीं डाला है। तो चलो इन्होंने घर पे लिखा, बहुत ज्यादा लिख दिया, लेकिन आपको कितना एग्जाम में लिखना है? आपको 1 पेज ये निबंध लिखना है, 1 पेज ये लिखना है, 1 पेज ये लिख देना है, 3 पेज करके, और बहुत ज्यादा यहाँ तक 3.5 पेज चला जाए, है ना। मान लो समय बच रहा है तो निबंध चाहे जितना बड़ा लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इन्होंने क्या भाई लिखा, चलो भाई हेडिंग्स बहुत अच्छी डाली है इन्होंने निबंध में। तो निबंध हमेशा आप ऐसे हेडिंग्स वगैरह बढ़िया चमके, और हेडिंग्स पढ़ने के बाद ही अब बिल्कुल मिलता चला जाए नंबर, है ना। हेडिंग्स ही पढ़ता है एग्जामिनर निबंध में, और बढ़िया सा तुरंत आपको अंक दे देगा। तो भाई इनका निबंध तो खैर पूरा है, अब पूरा है तो इनके 9 अंक यहाँ पर पूरे मिलते हैं। तो इनको कुल मिला के 1.5 अंक कटे हैं। तो 1.5 अंक का मतलब है 2 अंक मान लीजिए कट गए पूरी कॉपी में, कहीं ना कहीं त्रुटि की एक आध मान लो दिखी नहीं, तो पूरी कॉपी में इनके 2 अंक कट गए। लेकिन राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, कह सकते हैं राइटिंग इनकी नॉर्मल है, ना बहुत अच्छी कह सकते हैं, ना बहुत खराब कह सकते हैं, ना खराब कह सकते हैं, बस थोड़ा सा नॉर्मल है, जनरल है,
सामान्य सी राइटिंग है जैसे बच्चों की होती है। ठीक है, तो फॉर्मेट पत्र का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैंने बताया भी है आपको, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट में कंप्लीट कोर्स रहता है, सारी समस्याओं का समाधान रहता है और मैं समय समय पर आपको सारी समस्याओं से रूबरू कराता रहता हूं। तो हम मानते हैं इस कॉपी में 98 अंक इनको मिले हैं। ठीक है, कितने मिले हैं इस कॉपी में? इनको मिल गए हैं 98 अंक। ठीक है, 98 अंक मिल गए हैं इस कॉपी में। तो कॉपी हमेशा ऐसे ही लिखें और जो तरीका, जो त्रुटियां इसमें हमने बताई हैं, वो त्रुटियां आपको भविष्य में नहीं करनी है। एक बार जोरदार तरीके से इसको शेयर कर दीजिए और हमेशा हमेशा हमारी क्लासेस लेते रहिए।